बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्प्रिंग 11 में आया था, क्वेश्चन नंबर 2 है, 22 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइनल अकाउंट अगर पेपर में आया तो 20 से 22 मार्क्स का ही आएगा, इससे कम में नहीं आएगा। फॉलोइंग इज द समराइज्ड ट्रायल बैलेंस ऑफ मूनलाइट पाकिस्तान लिमिटेड MPL, अ लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31/12/15। ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसी चीज़ जो पहले ना देखी हो शेयर कर लीजिए। जी भाई, क्या कह रहे हैं जी? राइट इशू से जो पैसे आए, राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो राइट इशू से पैसे आए। और जहन में रखना, फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस में हो सकता है डेबिट वाली आइटम क्रेडिट पे पड़ी हो, क्रेडिट वाली आइटम डेबिट पे पड़ी हो। लिखना था एक्सपेंस, बना दिया हो इनकम, क्योंकि रेक्टिफिकेशन फाइनल अकाउंट का इनहेरेंट पार्ट है। रेक्टिफिकेशन बोलिए, फाइनल अकाउंट का इनहेरेंट पार्ट है। इसलिए ये नहीं समझना कि ट्रायल बैलेंस गलत हो गई, ज़रूर कहीं रेक्टिफिकेशन से वो सही हो जाएगी चीज़। आगे आ जाए। द लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन 1/1/11। हम कहाँ खड़े हैं? 31/12/15 को। द कॉस्ट ऑफ लैंड वाज 600 मिलियन। 1/1/15 को, साल के पहले दिन, प्रोफेशनल वैल्यूएशन फर्म ने बिल्डिंग को वैल्यू किया है 1840 पे। लैंड एंड बिल्डिंग है, इसमें लैंड कितनी है? 600। तो इसका मतलब बिल्डिंग कितनी बची? 2000। 2000 वाली चीज़ क्या हो गई? रीवैल्यू हो गई कितने पे? 1800, विद नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ लैंड। द एस्टिमेटेड लाइफ एट एक्विजिशन वाज 20 ईयर्स। ये 20 ईयर्स लैंड की नहीं है, किसकी है? बिल्डिंग की। एंड द रिमेनिंग लाइफ हैज़ नॉट चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ द वैल्यूएशन। 60% ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज एलोकेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, 25 टू सेलिंग एंड 15 टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर रीवैल्यूएशन हुई है तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन की वर्किंग करेंगे। नीचे देखें, टैक्स है क्वेश्चन में। अगर टैक्स है तो कितने कॉलम की वर्किंग? 7 कॉलम की। जल्दी से बना दीजिए, जल्दी से बना दीजिए। जल्दी से बना दें भाई। डेट बताएं, 1/1/15। कौन सा बैलेंस चाहिए? WDB। टोटल ट्रायल में कितना गिवन है? 2600। इसमें से क्या निकाल दीजिए? लैंड कितना? 600। अब बिल्डिंग की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दें। कैसे आएगी? लैंड की कॉस्ट कितनी है जी? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की 1/1/15 नहीं दी होती तो क्या करते? जी? कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, और जितने साल गुजर चुके उससे मल्टीप्लाई करते। ओके हो गया? माइनस कीजिए, कितनी है? कितनी WDB जी? 1600। ओके हो गया? अब कब आया वैल्यूअर? स्टार्ट में ही आ गया, 1/1/15 को। रीवैल्यूड अमाउंट लाया है 1800। ऊपर गया, नीचे कितना गया? 240। ये 240 क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। 1/1/15। ये कहाँ पे आ गया? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। PNL में कुछ नहीं है। टैक्स का रेट 35% लगा दीजिए। 84 नेट कर दीजिए 70%, 65% पर 156। ओके हो गया? साल का आखिरी दिन आएगा, क्या हो जाएगा? 31/12/15 को डेप्रिसिएशन 1840 डिवाइडेड बाय, पहले कितने साल गुजर चुके थे? 4 साल। तो टोटल कितनी थी? 20। 20 माइनस 4, 20 माइनस 4, ये कितना पड़ा है? 240। ये कितना पड़ा है? 84। ये कितना पड़ा है? 156। अब क्या कर दो? डेप्रिशिएट तो कर दिया, ट्रांसफ़र भी कर दो। 240 ओवर 20 माइनस 4, डेप्रिसिएशन बताएं 115। और जा बीबी 15 लगाएं 35%, 5.25 ब्रैकेट लगाएं,
9 पॉइंट, ब्रैकेट लगाएं, WDV लाएं, 31 12 15 कितना 1700, नेक्स्ट 225, 70 जी 146 पॉइंट, शाबाश। जल्दी से लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बना दें और उसका अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दें। लैंड एंड, बल्कि सिर्फ बिल्डिंग बना दें, लैंड को मैं सेपरेट लिख दूंगा नोट पे। बिल्डिंग अकाउंट बना दें जल्दी से, कल भी बनाया था। जल्दी से अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दें, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। टाइम मिला तो इसका नोट बना देंगे, पीपी का नाम मिला तो नहीं बनाएंगे। बिल्डिंग का स्टार्ट बताएं, ओपनिंग 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 2000, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 400, पहले दिन ही रिवर्स कर दिया। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, ओपनिंग अकुमुलेटेड से 400 से, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट कितने से 400 से। फिर डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन हुआ, ऊपर गया नीचे, ऊपर गया तो बिल्डिंग डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 84 और दूसरा 156 से, और इधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, डेप्रिसिएशन 115। एंट्री 35% वाले ट्रांसफ़र की करूं या 9.75 एंट्री बोले। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, इसकी जगह कहाँ होगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन। जल्दी से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट बनाएं, जल्दी से बनाएं, जल्दी जल्दी, टाइम कम है, तेज काम करना आदत बनाएं बेटा। बिल्डिंग का सीडी बता दें मुझे। 1840। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सीडी बता दें जी 115। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट बनाएं, कॉपी नहीं करना, हमने सॉल्व करना है, मैं सिर्फ आपकी मदद करूंगा। जल्दी करें, जल्दी तेज काम करें, शाबाश, क्विक फास्ट। जल्दी करें, जल्दी। आ जाओ भाई जी। तो बिल्डिंग वाला ही लिखा है, कॉस्ट आएगी ना, बिल्डिंग की कॉस्ट लिखनी है ना, क्योंकि ये कॉस्ट है, ये अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, WDV पे नहीं बन रहा है। आएँ जी, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से हुआ है 9.75। रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करें 9 ब्रैकेट लगा दो, रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करें 9 चलो जी, ये काम पूरा हो गया भाई, ये काम पूरा हो गया। नोट को बाद में देखेंगे, टाइम मिलेगा तो नोट बनाएंगे, नहीं तो घर जाके बना लीजिएगा। मैं डायरेक्ट बैलेंस शीट में फिगर लिख दूंगा, इस सीडी को उठाकर ये सीडी करूंगा, साथ लैंड ले आऊंगा, टाइम मिला तो बना दूंगा। डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट किया इस साल की जी 115। 115 का 60% लगाएं जल्दी से, 69 जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में जी भाई। 25
28.75 सेलिंग में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन 17.25 एडमिन में जाएगा। दिस इज द वे टू सॉल्व फाइनल अकाउंट क्वेश्चन। ऐसे नहीं वो इंट्रो की तरह छोटी छोटी वर्किंग करके शो कर रहे हो, बड़े हो गए हो माशाल्लाह, जहन को भी बड़ा करो, बार बार प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह जहन बड़ा हो जाएगा। कोई इशू नहीं है बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल चिल और रिलैक्स मूड। प्लांट को डेप्रिशिएट करना है कितने %? कौन से मेथड से? प्लांट की कॉस्ट लाओ 21 अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी इनटू बोलो 288 ओके हो गया। एडिशन डिस्पोजल होता तो सारा FR1 में सीखा हुआ है, ठीक है। 31 मार्च 15 हमारे अकाउंटिंग पीरियड में है। MPL ने क्या इशू किया है? बोनस इशू की एंट्री बताते हैं। रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल, और अगर रिटेन अर्निंग ना पड़ी हो तो शेयर प्रीमियम में भी जा सकते हो, ये कोई डिबेटेबल पॉइंट नहीं है। ये हमेशा पार वैल्यू पे होता है। 1 शेयर फॉर एवरी 6, 1 शेयर फॉर एवरी 6। द इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी तक बोनस इशू रिकॉर्ड नहीं हुआ, बोनस इशू रिकॉर्ड कर दें, यहाँ कर दें बोनस इशू, इसी के नीचे कर देता हूँ बोनस इशू। एंट्री मैंने लिख ली, कैलकुलेशन आप करें। रिटेन अर्निंग को डेबिट करूँगा, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूँगा, बोनस इशू कर दें। 1 for 6 है, दोनों तरीके सिखाए में, परसेंटेज वाले भी और दूसरे भी। याद है, भूले हुए हो? अच्छा अब सुनो, एक नया पुराने 6 के बदले इंटू 100 कितने %? 16.6667%। ये 16.667% हमेशा पार वैल्यू पे अप्लाई हुआ करता था, और जब पार वैल्यू पे ये अप्लाई होता था तो पार वैल्यू आया करती थी। पार वैल्यू पे अप्लाई हुआ करता था तो पार वैल्यू आया करती थी। अब जाके देखो पार वैल्यू कितनी है जी? टोटल 1200 का लगा दें भाई, 16.6667% जी कितना आया? तो रिटेन अर्निंग को क्या कर दें? डेबिट कर दें, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट। ये 1200 किस पे लगाऊंगा? 16.667%। एक और तरीका भी था, वो मुझे याद करवाओ। एक और तरीका भी था जी, पार वैल्यू से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स को 6 से डिवाइड कर दें, 1 से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, फिर उसे पार वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, 200 आ जाएगा। चलो करके देखते हैं, एक मिनट बेटा। 1200 डिवाइडेड बाय 10 120, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1 कितना आया? 20, और 10 रुपए का शेयर है, 200 आ गया। दोनों से आंसर सेम आएगा, और रिवाइज है ना? चलो भाई, अब बोलें जी रिटेन अर्निंग को क्या करूं बोनस इशू में? डेबिट कितने से? 200 से, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कितने से? 200 से। अकेला तो नहीं हो? आओ जी, राइट शेयर इशू कर रहा हूं कब? 1/9/15 को। मेरे पीरियड में है कितने का? ये ऐड का मतलब क्या है? ऑफर वैल्यू, इस पर इशू की है। अगर प्रीमियम होती तो ये प्रीमियम होती। अब बताएं प्रीमियम कितनी है? 2 रुपए। पार वैल्यू कितनी है? 10। ऑफर प्राइस 12। राइट इशू भी दोनों तरीकों से सिखाया हुआ है, राइट इशू भी दोनों तरीकों से सिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ उसने क्या दे दिया है? प्राइस दे दिया है। आ जाए राइट इशू की एंट्री, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर क्रेडिट जी भाई। राइट इशू 12 रुपए पे किया है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताए। अब इधर आ जाए, राइट इशू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 420 रुपए की डाली हुई है। अब इसका मतलब कैश डेबिट करके इस अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है, इसका मतलब गलती की हुई है, इसमें तो नहीं जाना चाहिए। क्रेडिट तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम होना चाहिए।
तो कह सकता हूं ये ओरिजिनल एंट्री थी, उसने रॉन्ग की भी है, कैश डेबिट, क्या नाम है, राइट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट पागल भी हो जाए खुदा ना खासा तो, हाँ जब वो बहुत हाई लेवल का पागल हो फिर कहता है मैंने कैश भी नहीं रिकॉर्ड किया। तो अभी ये तो नॉर्मल पागल है, ठीक है भाई, एक नॉर्मल पागल एक एबनॉर्मल पागल। अब रेक्टिफाइंग एंट्री में कैश को नहीं छेड़ूंगा, राइट सब्सक्रिप्शन को डेबिट कर दूंगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट। ओ मैं अकेला तो नहीं हूँ, अच्छा जी बोलो कितने पैसे आए थे, 420। एक तो तुम्हारे नाम हर जगह आ जाते हैं। डिवाइडेड बाय 12, ये 35 क्या है भाई, ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। 35 ज़रब ये तो 420 ही है। अब 35 ज़रब 10 350, बाकी 70 कहाँ गया, वैसे भी 35 ज़रब 2 70 ही आता है शेयर प्रीमियम में। आपने 420 यहाँ लिखा हुआ है, राइट सब्सक्रिप्शन को क्या कर दो, 420 से शेयर कैपिटल 350 से शेयर प्रीमियम 70 से, ओके हो गया। अब शेयर कैपिटल में कितना लिख दो भाई, कितना लिख दो 350, शेयर प्रीमियम में कितना लिख दो 70। और मैं अकेला तो नहीं, चलो जी किसका 1200, शेयर प्रीमियम का रिटेन अर्निंग 1200, रिवैल्यूएशन सरप्लस 500, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व, चलो ये बाद में टोटल कर लेंगे, अभी छोड़ो। आ गया ड्यूरिंग द ईयर, वो इसके साथ आएगा ना टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम के साथ। मैं इधर ले आऊं फिर लिखूंगा, रूल वही रखें जो पेपर में करना है कि यहां से उठा के लिखेंगे तो फिर गलती नहीं होगी, वरना एक आइटम लिख देंगे एक आइटम भूल जाएंगे बेटा। आओ जी, इंट्रो का एमसीक्यू है ये इंट्रो का एमसीक्यू है। द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन इज पेएबल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई एंड जनवरी। मेरा अकाउंटिंग ईयर और कॉन्ट्रैक्ट ईयर सेम चल रहा है, जुलाई और जनवरी में पैसे देना, इसका मतलब पहले सर्विस बाद में पैसे। और अगला जो 6 महीने का पोर्शन होता है सेकंड हाफ, वो अक्रूवल पे जाएगा, क्योंकि जुलाई वाले पैसे तो चले गए, जून तक का इंटरेस्ट अक्रू किया और पे भी कर दिया। दिसंबर वाला दिसंबर में अक्रू करूंगा, 1 जनवरी को नो अक्रूवल हैज़ बीन मेड फॉर द इंटरेस्ट पेएबल ऑन 1 जनवरी। ये और भी मज़ेदार हो सकता था अगर कहीं प्रिंसिपल को रीपे करवा देता। बोरिंग कॉस्ट का पहला लेक्चर, या तो लोन लमसम रीपे करते हैं या जब बाय पार्ट पे करते हैं, जो हिस्सा पे हो जाता है उसका इंटरेस्ट चार्ज होना भी रुक जाता है। FAR1 सारा सिलेबस में है, पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन उसका कोई भी पॉइंट उठा के कह सकता है, पूरा इंट्रो सिलेबस में है। जैसे जैसे बड़े हो गए जिम्मेदारी भी बढ़ती जाएगी भाई। चलो करके दो जल्दी से इंटरेस्ट का अकाउंट बना लेना, इंटरेस्ट का अकाउंट बना लेना, अच्छा होता है इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना। लोग कहते हैं दाग तो अच्छे होते हैं, आपने कहना है अकाउंट तो अच्छे होते हैं। चलो जल्दी करो। हीरो जज़ाकल्लाह। ट्रायल में जो इंटरेस्ट होता है वो पेड होता है। इनकम स्टेटमेंट में कौन सा जाता है, खर्चा, और बैलेंस शीट में बकाया या इजाफी। कर दो। कोई प्रिंसिपल तो नहीं वापस किया। इंटरेस्ट एक्सपेंस, हम पूरे सीए में अकाउंट की कौन सी अप्रोच लेके चलेंगे, सिंगल अकाउंट अप्रोच। हमने इंट्रो से सिंगल अकाउंट अप्रोच शुरू किया हुआ। अगर प्रीपेड इंटरेस्ट होता तो इधर आता ओपनिंग पेएबल होता तो
इधर आता, क्लोजिंग प्रीपेड इधर आता, क्लोजिंग पेएबल इधर आएगा, इधर खर्चा आएगा, इधर पेड आएगा। ये गया है, ये खर्चा है। अभी देखते हैं क्या हुआ। कोई ओपनिंग पेएबल भी नहीं है, ओपनिंग प्रीपेड भी नहीं है, क्लोजिंग प्रीपेड भी नहीं है। तुम्हारा लोन कितना है जाके देखो। मैं अकेला तो नहीं हूं। ये ना मैं लिख रहा हूँ तुम कॉपी कर रहे हो, ओए आज बड़ी क्लास ली हो, सुबह सवेरे गया था मैं क्लास लेने, कॉपी करने गया था, तो कॉपी तो बुक से कर लेते। अभी नींद भी खराब करके आए हो। चलो जाग रहे हो। ये याद है FR1 में इंट्रो में, ये तिखी चीज है, ये ना भी बोले तो हम बोलेंगे। 1600 का 12%। बोलो 1600 का 12%। बोलो जी 192। ये खर्चा हो गया। अब बोलें जी कितना गया इसमें से? जी 192 का हाफ गया है। कितना? अब बोलो जी 96। मज़ा नहीं आया। मज़ा आता कुछ रीपे करता है, मज़ा नहीं आया तो सीधा सीधा इंट्रो, ऐसा लग रहा है इंट्रो में खड़ा हो। ठीक है, लेकिन ये मजबूरी है। CFM में तो सारे ही पुरानी चीज़ें होंगी, थोड़ी सी नई चीज़ें आएंगी। जी आ रहा हूँ। कहाँ है? ये ट्रायल में जो फिगर होती है वो पेड होती है। ट्रायल में जो फिगर होती है, इसका मतलब है इसके अलावा भी कोई बैंक चार्जेस हैं, कोई बैंक कमीशन है जो हमने पे कर दी है। इसका मतलब ये तो पेड है। अब बताओ पेबल की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल। तो इस 210 में कितना मजीद ऐड हो जाएगा? ओ नहीं, ओए 96। ओए बीबी जाग, बीबी जाग। जो बाकी है वो पेबल में जाएगा। 192 पेबल में गया तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो लिखो ट्रायल में जो एक्सपेंस होते हैं, ट्रायल में जो एक्सपेंस होते हैं, बोलो वो पेड होते हैं। ट्रायल में जो एक्सपेंस होते हैं वो पेड होते हैं। ट्रायल में जो एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं? वो पेड होते हैं। ट्रायल में जो एक्सपेंस होते हैं, लो ये मार्क की, तो ट्रायल में जो एक्सपेंस होते हैं बोलो वो पेड होते हैं। अब आए जी, ये तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बन गया। बीबी सब्र तो कर, सब्र तो कर, ठंडी करके खा। माइंड तो नहीं करते बच्चों? आप हमारे छोटे हो, अगर हम आपसे मजाक करके ना चले ना तो हम पढ़ा ना सकें सुबह सुबह आके। एक है रट्टा, एक है वो कॉन्सेप्ट जो कल को कहीं खड़े हो तो पता चले रेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट आए हैं माशाल्लाह आर्टिकल्स करने। अब आओ जी, मैं पढ़ा लूँ, बड़ी मेहरबानी। ये क्या है? फाइनेंशियल चार्जेस। वो तो मैंने इंटरेस्ट की कहानी बना दी। अब आए जी, ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल, क्लोजिंग प्रीपेड, खर्चा गया। अब बताओ कितना गया? 210। 210। क्लोजिंग में कितना है? 90। अब बताओ फाइनेंशियल चार्जेस में कितना लेके जाऊंगा? बोलो 306। बात की लॉजिक समझे। यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट की कहानी बताई है, यहाँ पूरी कहानी बताई है। नहीं करना, इसको क्रॉस मार दें। यहाँ गए में कितना लिखें? 210। यहाँ क्या लिखें? लोन बताएं। 1600 ज़रब ज़रब कितना बना? 96। ये फिगर आ गई। अब डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए। अगर मैं ऐसे ना करता तो मेरा इंट्रो रिवाइज ना होता। तो फाइनेंशियल चार्जेस में 4 चीज़ें होती हैं, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, इंटरेस्ट और मार्कअप। ये एक कहानी है, एक एलिमेंट ऐसे है। यानी हमारे इस 306 में इंटरेस्ट का कितना खर्चा है? 192। बाकी
दूसरे चार्जेस हैं जो फाइनेंशियल चार्जेस का हिस्सा है। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए किया है, ये हम क्वेश्चन में लिखेंगे। फाइनेंशियल चार्जेस कितने माइनस करेंगे, 306, और पेबल कितना, 96। आगे चलें, आगे चलूं, अब क्या रह गया भाई, आगे क्या रह गया, चलो जी। MPL ऑपरेट एन अनफंडेड ग्रेजुएटी स्कीम। ये फंडेड अनफंडेड IS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स में आएगा, हमारे कैफ के सिलेबस में नहीं है, CA फाइनल के सिलेबस में है। ग्रेजुएटी जितना प्रोविजन में सिखाया हुआ है वो रेलिवेंट है। ग्रेजुएटी होती क्या है, रिटायरिंग पर्सनस को जो हम पैसे देते हैं। फॉर ऑल इट्स एलिजिबल एम्प्लॉइज द प्रोविजन रिक्वायर्ड एज ऑन 31/12/15 इज एस्टिमेटेड एट 31/12/15 का क्लोजिंग कितना है, इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करके दे दिया। कैसे किया होगा, हमें इसका लिंक नहीं है। अगर मैं ग्रेजुएटी एक्सपेंस बनाऊं, क्योंकि हम तो सिंगल अकाउंट अप्रोच पे चलते हैं, तो ये क्लोजिंग यहाँ आना है 23। अब मेरे साथ रहना, रेक्टिफिकेशन आने लगी है। 3 मिलियन वर पेड ड्यूरिंग द ईयर, 3 मिलियन गए, 3 मिलियन गए, क्या एंट्री होती थी, एक्सपेंस डेबिट, वेल डन वेल डन वेल डन, शाबाश, गए सर। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें, ये तो मिलियन कर देना, मिलियन करते, हम सारा मिलियन में लेके चल रहे हैं। डरा ही दिया आपने तो, कमजोर दिल का मालिक हूं, ऐसे ना किया करें प्लीज। आओ भाई, कितने पे किए, एंड डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर, करना था ग्रेजुएटी एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब जरा चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में। रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाते थे, उसमें से पैड ढूंढ के लाते थे और डेटा लेते थे क्वेश्चन वाला। रजिस्टर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जब कभी उसकी बनाई हुई फिगर कैलकुलेट करनी है तो उसका डेटा यूज करना है, फिर पता चलेगा उसने क्या किया। तो लिखो, चलते हो तो चीन को चलिए, हाँ लिखना बेटा, चलते हो तो चीन को चलिए, चीन, चलते हो तो, उर्दू में लिखना अंग्रेज के बच्चों, चलते हो तो चीन को चलिए। देखते हैं उसने क्या किया, देखते हैं उसने क्या किया, देखते हैं, बोलो उसने क्या किया। अब उसने क्या किया, उसने प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी को डेबिट किया और कैश को कर दिया। रिपीट नहीं होना बेटा, जो सो रहे हैं वो उठ जाएं, क्योंकि बाद में भी यही बताना होता है, नया तो नहीं बताना होता। हम क्या करते हैं, हम सोए होते हैं, एकदम टीचर कहता है ओए जाग ओए अंसारी रिपीट कर ओए, तो ये नहीं करना, ठीक है भाई साहब, ये ग्रेवी नहीं है जो रिपीट हो जाएगी। करना क्या था, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। उसने क्या किया, प्रोविजन डेबिट। अच्छा, अब मुझे बताएं, सर ने तो ये कहा हुआ है क्वेश्चन में जो भी अलाउंस होता है वो बीडी होता है। ट्रायल में जो भी अलाउंस होता है, जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है, जो भी प्रोविजन होती है वो भी बीडी होता है। अब जरा प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी देखें, अब सोच के बताएं ये बीडी है नहीं है, क्यों? सुनो, ट्रायल बैलेंस कब बनती है, जब लेजर क्लोज होते हैं, और जब प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी क्लोज हुआ होगा तो वो तो इसे 3 से क्या कर चुका, डेबिट कर चुका। इसका मतलब उसने जो ट्रायल में 8 लिखा है वो ये है, सुनते जाओ, ट्रायल में जो लिखा है वो 8 है। ट्रायल कब बनी, 5 बजे,
5 बजे प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी में जो पड़ा था वो उठा के वो ट्रायल में लेकर आया है। इंट्रो में प्रोविजन फॉर बैड डेट 5 बजे नहीं कैलकुलेट होती थी, 5 बजे के, इसलिए ट्रायल में बीडी होता था। हम इसके लिए भी यही तसव्वुर करते अगर वो ये ना कहता कि मैंने जो पे किया उसके लिए किसे डेबिट कर दिया, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर इसने प्रोविजन के अकाउंट को खाली नहीं रखा, क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कैश को छोड़े डेबिट कर दिया। अब जब इसने 5 बजे जाके देखा होगा तो प्रोविजन ओपनिंग पे पड़ी होगी या 3 माइनस करके, 3 माइनस करके। इसका मतलब है वो हमारा सारा कॉन्सेप्ट जो है वो जब एप्लीकेबल होता अगर ये लाइन ना लिखी होती। फिर हम कहते हैं ट्रायल में जो प्रोविजन है वो ओपनिंग है। अब हम ये नहीं कह सकते, हम कह रहे हैं या वो खुद कह रहा है, कहता नहीं नहीं यार गलती हो गई, ड्यूरिंग द ईयर मैंने प्रोविजन अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब 5 बजे जब छोटू लेजर का बैलेंस लेने गया उसमें बीडी पड़ा हुआ या 3 माइनस हो गए, तो असल बीडी कितना हुआ, 11 हुआ। यहां क्या लिखना चाहिए, 11 लिखना चाहिए। तो लिखो एग्जामिनर खामोश रहेगा तो, क्या कहा, एग्जामिनर खामोश रहेगा तो प्रोविजन अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रायल में ओपनिंग होंगे, प्रोविजन अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रायल में ओपनिंग होंगे। लेकिन अगर कुछ उसने कर दिया, बोलो, लेकिन अगर उसने कुछ कर दिया तो ट्रायल में पड़ा हुआ, बोलो, तो ट्रायल में पड़ा हुआ, बोलो, ट्रायल में पड़ा हुआ क्लोजिंग होगा। ट्रायल में पड़ा हुआ क्या होगा, क्लोजिंग होगा उसके हिसाब से। बोलो किसके हिसाब से, उसके हिसाब से। अब जरा देखना ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी ग्रेजुटी एक्सपेंस की, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि हम तो चलते ही सिंगल अकाउंट से। कितना दिया था, 3। उसने रॉन्ग एंट्री क्या पास की, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, क्या करूं कि ठीक हो जाए, बोलो, एक्सपेंस को डेबिट और प्रोविजन को क्रेडिट, कितने से। अब बताओ वो क्या कह रहा है, क्रेडिट में कितना पड़ा हुआ है, 8। मैं कह रहा हूं 3 से और करो, 8 और 3 11। मैंने कितना लिखा, 11 कैसे आया, 8 जमा 3 रेक्टिफाई करने के बाद। अब ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, ये पे किया, ओपनिंग प्रीपेड नहीं है, क्लोजिंग प्रीपेड नहीं है। अब बताओ खर्चा भाई कितना, 15। वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग, वेरी इंपॉर्टेंट। रेक्टिफिकेशन वीक होगी तो ये सॉल्व नहीं हुआ करेगा, रेक्टिफिकेशन वीक होगी तो, विद ड्यू रिस्पेक्ट। इसलिए कभी मैं कहता हूं ना इंट्रो की बेस हल्की है तो वाकई बेस हल्की है, मैं कोई टॉन्ट नहीं कर रहा होता, कोई तंज नहीं कर रहा होता। इंट्रो के 120 घंटे जिसने दिल लगा के किया वह उसकी रेक्टिफिकेशन सही होगी, वरना हिलते रहेंगे डोलते रहेंगे। तो जब भी कोई बाहर जूनियर मिले तो उसे क्या समझाया करो, भाई साहब इंट्रो सारे का सारा सी है, बाकी 7 सब्जेक्ट ज़िंदगी में दोबारा नहीं आने, इंग्लिश सारी ज़िंदगी सीखते रहोगे। इंट्रो एक्सपेंस का ओपनिंग नहीं बनाया मेरे बच्चे, ये ग्रेजुटी की प्रोविजन ओपनिंग बनाई है। इंट्रो में हम एक्सपेंस अकाउंट बनाते थे तो लेफ्ट पे क्या लिखते थे, इस साइड पे बीडी, ओपनिंग पेबल, ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग पेबल। ये मैंने एक्सपेंस का सीडी नहीं बनाया, ये मैंने लाइबिलिटी बनाई है। और हम इंट्रो में पढ़ा करते थे कि 5 बजे के अकाउंट क्या कर दिया करते थे, हाइब्रिड कर दिया करते थे। और उसे कहते थे भाई तूने मुझे खर्चा भी बताना है, तूने मुझे गया भी बताना है, तूने मुझे प्रीपेड भी बताना है और तूने मुझे पेबल भी बताना है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने इंट्रो किया, मैंने ग्रेजुटी एक्सपेंस अकाउंट बनाया जैसे इंट्रो में सिखाया हुआ है आपको। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना रहा कोई खर्चा ना कोई रहा पेबल, ये सीखा था हमने इंट्रो में जी।
तो यही सिखाया हुआ है भाई। रेंट एक्सपेंस ऐसे ही बनाते थे, इंश्योरेंस एक्सपेंस ऐसे ही बनाते थे, ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल, क्लोजिंग प्रीपेड, ये खर्चा और ये गया। बस एक गलती थी, उसने यहाँ कितना लिखा हुआ था 8, वो 8 नहीं है, उसने गलती की हुई है। जब साल शुरू हुआ तो 8 नहीं पढ़ा था, कितना पढ़ा था 11। उसे क्यों 8 नजर आ रहा है? क्योंकि जो उसने दिया उसे इधर लिखने के बजाय उसने इधर लिखा है। तो हम तो प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी एक्सपेंस अलहदा बनाते ही नहीं है, हमने तो एक अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें मैंने शो कर दिया। अब बताएं इस ग्रेजुएटी में क्या क्या हिस्से हैं, बताएगा। प्रोडक्शन के कितने हैं और सेलिंग के और एडमिन के, बोलो जी। 15 के 3 हिस्से करो, 15 के 3 हिस्से 9 3 परसेंटेज यहीं पे लगा दिया करें, ऐसा नहीं अलहदा वर्किंग करें, इतना टाइम नहीं होगा। इसके बाद देखें, इस पे इंपॉर्टेंट लिखने कोशिश करूंगा, टेस्ट में एक आधा एडजस्टमेंट ऐसी पास करवाऊं आपसे ताकि इंट्रो रिवाइज हो जाए रेक्टिफिकेशन के साथ। लेजर पे भी लिख दो। अच्छा, ये मैंने सॉल्यूशन के लिए नहीं बनाया, ये आपको समझाने के लिए बनाया। क्रॉस मार देता हूं, कभी आप समझेंगे सॉल्यूशन का पार्ट है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया कि उसने जो बीडी दिया हुआ है वो सही नहीं है। अब ऑनलाइन वाला तुम ये ना समझना कि ये गलत है, ये सॉल्यूशन के लिए नहीं है, ये समझाने के लिए था। सॉल्यूशन ये बना के आओगे, वहां बैठ के ये ना कहना एग्जामिनर को समझाते चलते हैं, पता नहीं उसे पता होगा या नहीं पता होगा। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को कुछ भी नहीं पता, तो फिर भी अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमें एक ऐसी क्वालिफिकेशन दी है जो सोसाइटी में मोस्ट प्रेस्टिशियस समझी जाती है, जो मदर ऑफ प्रोफेशन समझी जाती है। ये अल्लाह का हम पे करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, सब शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसे प्रोफेशन से लिंक रखा हुआ है। बाकी प्लस माइनस तो हर जगह होता है। जी बच्चे, जी कर दिया जी। 11 ही होगा, अभी नहीं 23 होगा। ये तो बीडी है, ये सीडी थोड़ी है। ये देखें कहाँ है, द प्रोविजन रिक्वायर्ड एज ऑन 31/12/15 इज एस्टिमेटेड 23, तो ये क्लोजिंग है, ठीक है। ओपनिंग जो है वो गलत था, वो कह रहा है 8 है जबकि 8 नहीं है, कितना है, तो मैंने 11 कर दिया। आप ये कह सकते हो, ये कह सकते हो अनएडजस्टेड ओपनिंग 8, ये अनएडजस्टेड क्या है, अनएडजस्टेड। ये उसने ट्रायल बनाई हुई है, ये उसने ट्रायल बनाई हुई है। होना ये चाहिए था कि जब ट्रायल बन रही है तो उसमें ओपनिंग पड़ा होता 11, उसने जब ट्रायल बनाई तो उसमें कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 ओपनिंग नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर इसे कितने से डेबिट कर चुका है, 3 से। तो वापस जाने के लिए ये इस तरह आएगा 8 जमा 3, कोई भी नाम दे दो, बस आपने बीडी को सही करना था, वो मैंने बीडी को सही किया। जी वो कोई और लाइन है, वो डेटर की लाइन है, क्योंकि उसमें हम पेमेंट नहीं करते, वो डेटर में से माइनस होता है। ये प्रोविजन प्रैक्टिकली पेमेंट करवाती है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट जो है वो पेमेंट नहीं करवाता, वो नॉन कैश आइटम है। ये जो प्रोविजन है ये प्रैक्टिकली जब इम्प्लाई फारिग होगा तो क्या होगी, पेमेंट होगी। तो ये कहानी कुछ और है, इसे उससे मिक्स ना करें। ये वो प्रोविजन है जिसमें प्रैक्टिकली फ्यूचर में पेमेंट जाती है। अलाउंस वो प्रोविजन होती है जिसने बाद में डेटर को कम करना होता है। अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो इस कैश की वजह से आप कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है भाई। ग्रेजुएटी और वारंटी, लिटिगेशन, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनमें हाथ से पैसे जाएंगे। जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट है उसमें हाथ से पैसे नहीं जाते, उसको अलहदा रखें, वो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, वो प्रोविजन क्या है। और इसको आप कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट नहीं कह सकते, ये तो प्रैक्टिकली पेमेंट हो रही होती है, बस टाइम और अमाउंट अनसर्टन होती है। तो लिख ले चाहे, हमने इसको अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट से नहीं कंपेयर करना किसी भी सूरत में। यहाँ प्रैक्टिकली पेमेंट होती है और वो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है।
और कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट प्रोविजन नहीं होती। ओ भाई, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट प्रोविजन नहीं होती, ये तो एसेट को कम करने के लिए होता है। अच्छा जी, एक और बात लिखना है, फाइनल अकाउंट के लिए ना अक्रूवल एंड प्री पेमेंट जाके रिवाइज कीजिएगा। लिखना है अक्रूवल एंड प्री पेमेंट सर टर्म टेस्ट में डालेंगे पॉइंट, एक प्रीपेड का डालूंगा, एक पेएबल का डालूंगा, एक एडवांस इनकम का डालूंगा, एक इनकम रिसीवेबल का डालूंगा। असल नोट करना। अच्छा, इन्वेंट्री भी रिवाइज करना, क्योंकि फाइनल अकाउंट अगर आया ना तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का आएगा, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपको पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना सिखाया था। तो लिख लो, चैप्टर नंबर 7 और 8 भी टर्म टेस्ट के लिए रिवाइज करना। टर्म टेस्ट का सारा बताएंगे आपको, टेंशन ना ले। अच्छा, IAS 8 भी रिवाइज करना टर्म टेस्ट के लिए। बड़े फिरते रहते हो दिसंबर की शामों में, सेट हो जाओगे। IAS 8 भी रिवाइज करना। हाँ, डेप्रिसिएशन ना रिवाइज करना। BRS रिवाइज करना। हाँ हाँ, मैंने कहा था ना 2 नंबरी ना करो। पेपर देने गए थे और BRS नहीं पढ़ के गए थे, पढ़ के गए थे तो रिवाइज करो। मैं दे दूंगा आपको लेक्चर, आपने BRS रिवाइज करना है। किसी वक्त भी वो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस देके कहेगा बनाओ बैलेंस शीट, और वहां पे आपको पता है एडजस्टेड कैश बुक का क्लोजिंग आया होता है। अब यहाँ पे तो लेवल नहीं है कि मैं BRS रिवाइज कराऊं, लेकिन मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि BRS रिवाइज कर ले। लिख ले यार, BRS का भी पॉइंट देना है, इनकी ऐसी की तैसी। मेरी घरवाली कहती है तुम 6 बजे निकल रहे हो, तुम्हें उलझन नहीं होती? मैंने कहा जिस चीज़ का जुनून हो उसके साथ इश्क हो जाता है। तो ये पढ़ाना जो है ना और पढ़ना ये इश्क है, इसमें उलझन नहीं होती। आप पढ़ाई को अपना इश्क बनाएं, इसको अपना दोस्त बनाएं, इसको अपना साथी बनाएं, फिर पढ़ना पढ़ाना ये आपको उलझन नहीं देगा। फिर किताबें दोस्त बन जाएंगी। फिर कोई भी नहीं हो, चाय का कप हो और किताबें हों तो पूरा पूरा दिन भी गुजर जाएगा, पूरी पूरी रात भी गुजर जाएगी। इससे दिल लगाए जी। क्या कह रहे बेटा, क्या कह रहे? कैसे बनाए? ये तो बेटा अल्लाह की तरफ से देन होती है कि पढ़ाई जो है वो हमारा इश्क बन जाए। पढ़ाई हमारा इश्क बन जाए तो बड़ा कीमती चीज़ है। कैसे? दुनिया भी बन जाती है और टाइम भी पास हो जाता है। दुनिया भी बन जाती है और टाइम भी पास हो जाता है। क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा या पढ़ने वाला बंदा ज़ाया नहीं होता, अल्लाह पाक उसे चमका के रखते हैं। माल चाहे उसे नॉर्मल हो, लेकिन जो उसकी रिस्पेक्ट होती है ना, वो एलिमेंट बड़ा कीमती होता है। और इज़्ज़त ही सारी चीज़ होती है बेटा। अल्लाह पाक सबकी इज़्ज़तों को कायम रखे इंशाल्लाह। आओ मेरे बच्चों। कौन सी बेटा? हमने अलाउंस फॉर बैड डेट को किसी भी सूरत प्रोविजन नहीं समझना। ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। ये क्या होता है? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। इस अलाउंस के बदले कोई पेमेंट नहीं होती। क्या कहा? इस अलाउंस के बदले कोई पेमेंट नहीं होती। इसलिए जो बच्चा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट को अलाउंस फॉर ग्रेजुटी वाली चीज़ के साथ मिक्स करेगा वो कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि वहाँ कभी कैश नज़र ही नहीं आएगा। यहाँ कैश की बाकायदा पेमेंट हो रही होगी, क्योंकि पहले अंदाज़ा लगाते हैं फिर पे करते हैं। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट में अंदाज़ा लगाते हैं और डेटर में से लेस करते हैं। किस में से लेस करते हैं? अब आओ जी। करंट टैक्स चार्ज फॉर द ईयर आफ्टर मेकिंग ऑल रिलेटेड एडजस्टमेंट इज एस्टिमेटेड 37 मिलियन। इसका मतलब ये होता है कि ये तो तुम्हारी कैलकुलेशन है, इससे करंट टैक्स का कोई लेना देना नहीं। ज्यादातर फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में वो ये लाइन लिख देता है। देखो क्या लिखा है, टैक्स चार्ज फॉर द आफ्टर मेकिंग। इसका मतलब है भाई साहब आप जो भी रेक्टिफिकेशन करोगे उससे प्रॉफिट यहाँ अगर चेंज भी होगा तो कोई इशू नहीं है। हम सारी एडजस्टमेंट के बाद करंट टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका मतलब हुआ क्या? उसने अपने कमरे में बैठ के सारी रेक्टिफिकेशन की, फाइनल अकाउंट बनाया और करंट टैक्स सही कैलकुलेट कर दिया। मुझे कहा चलन सारी तू शुरू हो जा। मैंने कहा भाई साहब मैं अपने हिसाब से करूं। कहता नहीं नहीं, करंट टैक्स तूने मेरा लेना। ओके हो गया, आगे चलो।
The timing differences related to taxation are estimated to increase by, ये चेंज है, वेल डन, शाबाश बच्चे, ये चेंज है। इसका मतलब जो बीडी है उसमें इसकी कैलकुलेशन ऐड करनी है, ये ऐड नहीं करना, क्योंकि मेरे बच्चे ये है क्या, ये तो टाइमिंग डिफरेंस है, ये डेफर्ड टैक्स नहीं है। ये क्या है, तो लिखो ये 80 डेफर्ड टैक्स नहीं है, ये टाइमिंग डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर बच्चे इसे डेफर्ड टैक्स समझ लेते हैं। लिख लें, ये टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस में इंक्रीज है। अब मैं आपको लॉजिक देने लगा, यहां से पता चला करेगा बेटा ये टाइमिंग डिफरेंस जो है ये टैक्सेबल में इंक्रीज है या डिडक्टिबल में इंक्रीज है। कहां पड़ा हुआ है, लायबिलिटी में। कहां पड़ा हुआ है, तो फिर ये 80 जो है ये टैक्सेबल है या डिडक्टिबल है, ये टैक्सेबल है। यानी इसमें 80 का 35% ऐड करूंगा तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। अब फिर इंट्रो क्या सिखाया था, बैलेंस CD इज इक्वल टू बैलेंस BD प्लस इंक्रीज प्लस, और अगर डिक्रीज होता तो माइनस। मैं कहां से नया कॉन्सेप्ट लेकर आऊं, वो 115 घंटे हैं तुम्हारी जिंदगी के, ये 115 घंटे वो जो इंट्रो में दिए थे, ये तुम्हें या बनाएगा या बिगाड़ेगा। मजबूत है तो बनाएगा। कॉस के 2 चैप्टर आपको करवाए थे 7, 8। इंसानों की तरह पढ़ा हुआ तो कॉस में सुकून से बैठोगे, नहीं वो इंसानों की तरह पढ़ा तो कॉस वाला बोलता रहेगा, तुम कंफ्यूज रहोगे। FAR1 मजबूत है तो MFA उठाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी मुझे। हाँ, FAR1 वीक है तो MFA उठाने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहां सारी कहानी क्या करनी है, पैसा लेकर आना है। और ये जहन से निकाल दो, MFA कॉस का एडवांस वर्जन है। ये इंट्रो के लेवल पे तो हम कहते हैं, आगे नहीं है। क्यों, MFA में करते क्या है, MFA में हम आपको बिजनेस रन करना सिखाते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग में जो प्रोडक्शन की है उसकी कैलकुलेशन सिखाते हैं। MFA पूरा हेड ऑफिस का काम है, फैक्ट्री का काम नहीं है। प्रोजेक्ट की एवेल्युएशन करनी, पैसा ढूंढ के लाना, पैसे को लगाना, पैसे की कॉस्ट डिटरमिन करना, स्पेकुलेशन करना, ये सारा हेड ऑफिस में होता है। भाई फैक्ट्री में तो धुआं होता है, फैक्ट्री में तो धुआं होता है, और ये सुकून का काम है लैपटॉप सामने, लेकिन करना नहीं है जिंदगी में MFA वाला काम। वो स्पेकुलेशन है, वो हलाल नहीं है, वो हलाल नहीं है। ये ओथ दे के बैठना कि यार सारा तेरे से फ्यूचर सीख रहे हैं, ऑप्शन सीख रहे हैं, स्वैप सीख रहे हैं, लेकिन इसको कमाई का जरिया नहीं बनाएंगे। हाँ, मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामिक स्कॉलर जो है, इसको जो इस्लामिक सुकुक होते हैं, इस्लामिक सुकुक होते हैं, उस पर कन्वर्ट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो CFA करवाते हैं, साथ दर्स निज़ामी करवाते हैं। एक तरफ मुफ्ती बन गया, एक तरफ CFA बन गया। अब इसको मिक्स कर देते हैं और क्या कहते हैं, इसको इस्लामिक मोड में कन्वर्ट कर। लोग कहते हैं लो यार कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, इधर उधर से ना पकड़ो, इधर उधर से ना पकड़ो। बकरा कह दिया हलाल है तो हलाल है, खंजीर कह दिया हराम है तो हराम है। ये हमारा फंडामेंटलिस्ट बेस जो है ना, ये नहीं वीक होनी चाहिए। ये नहीं यार दुनिया चांद पे पहुंच गई अंसारी, तू अभी हलाल हराम की बात कर रहा है। जो हराम है वो हराम है, चाहे हम चांद पे छोड़ो मरीख पे भी पहुंच जाए। तो इस नीयत से MFA पढ़ना, क्योंकि MFA मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार पूरे CA में लगता है, पूरे CA में सबसे ज़्यादा चस आने वाला सब्जेक्ट, क्योंकि इसका खेल है। किसका, इसका, इसको हाजिर रखो, इसको जगा के रखो, सोए हुए महल की तरह नहीं, क्योंकि वो सारा क्रिएटिविटी है। चलो जब करेंगे तो जब देखेंगे इंशाल्लाह। अब आओ जी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहाँ गया, डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स बनाना बना रहा हूँ बीबी, मैं नौकर क्या नखरा क्या मैं बनाऊंगा, नौकर का क्या नखरा बीबी। ला भाई फटी दे, लो भाई, लाओ भाई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लाओ ओपनिंग।
22 CD पहले 22 प्लस 80 का दोनों को जमा कर दो, 22 जमा 28 कितना हुआ 50। अब कहाँ गया, कहाँ था, ये था प्लान डेबिट हुआ था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, प्लान नहीं बिल्डिंग थी, बिल्डिंग डेबिट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट कितनी बोलो भाई कितना था 84। अब देखो कौन सी साइड है, इधर लिखो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितने से 50। भाई याद है, वो भूले तो नहीं। चलो जी आगे चलो, सिखाया था इसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी, लिख देता हूँ खूने दिल से, फिर भूल ना जाओ। इसकी कोई एंट्री पास क्रॉस नहीं करूँगा, बच्चा समझेगा इसे सॉल्व भी नहीं करना था, फरवरी में जाके बहुत कुछ भूल जाता है। चलें अब आओ जी, सेल्स में कोई तब्दीली तो नहीं की, सेल्स ना लिखो, वो रेवेन्यू लिखता था इंट्रो में, तो रेवेन्यू लिखो, लिखो जी रेवेन्यू रुपी इन मिलियन 3608। कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, हाँ। अब ये चीज़ों का मतलब है कि अभी तक इनकॉर्पोरेट, ये एडिशनल का मतलब ये इनकॉर्पोरेट नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये जाएगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये 9 जाएगा। बनाओ जल्दी से बना के दो। भाई जल्दी बना दे। आओ इधर बना देता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बच्चियों बातें नहीं, आज आप बहुत बातें कर रही हो बच्चियों। एज पर क्वेश्चन 17 प्लस 69 प्लस 9 और ढूंढो, और ढूंढो क्वेश्चन में, सब बच्चे ढूंढो, बॉयज भी ढूंढो जी। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट, एग्जाम फोकस पॉइंट। एग्जाम फोकस पॉइंट ये ना एक डिबेटेबल सा पॉइंट है, चीज़ें अक्सर ये इसमें आउट होती हैं। प्लांट है तो ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग नहीं है तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री है तो लैंड एंड बिल्डिंग भी है ना। तो फिर लैंड एंड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन भी कहाँ जानी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कहाँ जानी चाहिए, तो लिख लो। ये एक डिबेटेबल पॉइंट है और स्टैंडर्ड इस पर साइलेंट है। ये एक डिबेटेबल पॉइंट है और स्टैंडर्ड्स इस पर बोलें साइलेंट हैं, और स्टैंडर्ड इस पर साइलेंट हैं। लेकिन जहां प्लांट है, अच्छा ये भी हो सकता है कि फैक्ट्री किराए पे हो, भाई ये भी हो सकता है। प्लांट आपके अपने हैं लेकिन जगह आपने, जैसे फर्नीचर राइस का है लेकिन बिल्डिंग किराए की है, एसी राइस का है लेकिन बिल्डिंग किराए की है, प्रोजेक्टर राइस का है लेकिन बिल्डिंग किराए की है जी। डिबेटेबल पॉइंट है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, प्लांट एंड मशीन की कॉस्ट हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके जाइएगा। क्या कहा, प्लांट एंड बोले मशीन कॉस्ट, क्वेश्चन साइलेंट होने पर हमेशा कॉस्ट ऑफ बोले सेल्स में लेके जाइएगा, सॉरी डेप्रिसिएशन, उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और साइलेंट होने पर बिल्डिंग भी ले जाइएगा, साइलेंट होने पर बिल्डिंग लैंड भी ले जाइएगा। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग की अगर वो चेंज करके देगा तो बेटा चेंज कर देंगे। उसने कोई चेंज किया, उसने की है एलोकेशन, ना एलोकेशन दे तो सारी की सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले जाए, कोई इशू नहीं है।
अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अगर ट्रेडिंग होगी फिर तो नहीं लेके जाएंगे ना, फिर तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसमें मामला ही नहीं होता, FOH होगा ही नहीं, फिर तो परचेज सेल हो रही होगी। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमने जब इंट्रो में बढ़ा था तो उसमें डेप्रिसिएशन नज़र नहीं आती। आओ भाई, ये कौन है 69? कौन है 69? बिल्डिंग का है, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है बेटा, बातें ना करें। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन 9 क्या है? ये ग्रेजुएटी एक्सपेंस है। प्लांट की बताएं 287 कर दें, इतना पंगा ना करें। प्लांट डेप्रिसिएशन जी 2149 जी, किस में से? ये क्लोजिंग स्टॉक 31/12/15 का है और कॉस्ट ऑफ सेल्स नज़र आ रही है तो परपेचुअल है, और परपेचुअल की ट्रायल में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो बैलेंस शीट आइटम होती है। ठीक है, इंट्रो को दुआएं भी देते हो? हाँ, इंट्रो को नाम लेके दुआएं दिया करो, सदा बाहर रहे। चलो 2149 बोलो जी। 1459। अब सेलिंग एक्सपेंस में क्वेश्चन में कितने हैं? 220 इधर लिखें। अच्छा, R2 के फाइनल अकाउंट में ना फ्रंट पे कोई वर्किंग नहीं करनी, मार्क्स कट जाएंगे, या तो डायरेक्ट लिखना या नोट में लिखना। जी क्या है सेलिंग एक्सपेंस? एज पर क्वेश्चन बताएं, एज पर क्वेश्चन कितना है? 220। आगे बोले बिल्डिंग डेप्रिसिएशन 28 पॉइंट। आगे ग्रेजुएटी कितनी? और बस ये परसेंटेज लगाइए या पूरी थी? ये पूरी थी, फिर से ये बोलो 251.75। डिस्ट्रीब्यूशन पे आओ। डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं है, ये भाई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, गुस्सा क्यों करते हो? एडमिन पे आओ, तुम्हारे सारे गुस्से सेट हो जाएंगे बेटा, हम भी ऐसे ही थे। चलो एडमिन, एज पर क्वेश्चन कितना है? 250। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन 70। आगे ग्रेजुएटी बोलो भाई 270 जी 93 बस एग्जैक्ट। अदर इनकम है? अदर इनकम नहीं, छोड़े। फाइनेंस एक्सपेंस उधर से नहीं लेना, इधर से लेना। 306। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताएं 631। करंट टैक्स बताएं 37। डेफर्ड टैक्स बताएं। डेफर्ड 56 से पॉजिटिव है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम कौन सी लेते हैं? नेट बोले 156। कितना हो गया? 806। मुझे रोका कर मैं स्क्रीन के सामने आ जाता हूँ, तुझे पता ही नहीं होता यार। नज़र किसे, तुझे आ रहा होता है या स्टूडेंट को? चलो आगे करो जल्दी से भाई। बैलेंस शीट बनाओ। अभी टाइम हुआ तो नोट बना दूंगा, अभी डायरेक्ट बता दो। किसे? अच्छा गुस्सा क्यों करती हो? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव बोलो 806।
रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर जी, हाँ तो पैट ही बोल रहा हूँ, कितना है 650 और उधर 156। टोटल बाद में कर लेना क्योंकि मैंने तो इंडिविजुअल लिखना है, टाइम बच जाएगा मेरा। पीपी के लिए क्या करूं, 3 चीज़ें लेनी है, नोट ही बना दो, 2 मिनट में बना देते हैं, अब तो माशाल्लाह हमें आता है। लैंड कितना है 600, बिल्डिंग का ओपनिंग, प्लांट का ओपनिंग 21, टोटल करो 4704, शाबाश बेटा। एडिशन है किसी का, ट्रांसफ़र किसका है, लैंड का नहीं है, बिल्डिंग का 400, प्लांट का नहीं है 0, 400 नेगेटिव। रिवैल्यूएशन लैंड की नहीं हुई है, डिस्पोजल भी नहीं हुआ है, बिल्डिंग अप हुई है नीचे गई है, कितने से 240, डिस्पोजल नहीं हुआ, प्लांट 0 0, 240 0, 600, ये कितना है 1840, 2104, 4544। कुदरत भी क्या होती है, FR1 में ये पूरा क्वेश्चन हुआ करता था, 1.5 घंटे में सॉल्व होता था। अब तुम ऐसे बता रहे हो जैसे यकीन करो मूंगफली खा रहे हो। चलो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग लैंड नहीं है 400, प्लांट 670, 1070, ट्रांसफर नहीं, इधर 115, ट्रांसफर 400 है बुजुर्गो, जागो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट नो नो, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर नो, 115, डेप्रिसिएशन प्लांट की उधर की है 287, मैंने 287 रखी है, टोटल 402, जीरो 115, 957, 10, ये नीचे जो टॉपिंग है बाद में देखते रहेंगे। बोलो जी पीपी 10। अच्छा जी, मजे की बात देखें, जब C-FAB में आएंगे तो ये बच्चा लगेगा। ओ यार क्या जहाजों की तरह बोलते हो यार, सारा काम फ्राम कैरिंग अमाउंट लिखे नहीं, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बोलें जी मैडम, बैठे तशरीफ रखें। 600, 1725, 1147, 34। मैंने कल आपको कहा था सिलेबस ले लीजिए, आज अनाउंसमेंट हो जाती मिस। आओ भाई, सुन लेंगे, अभी सुनेंगे, कैमरा ऑन हो गया ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पीपी बताएं भाई 3472, स्टॉक बोले भाई 758, डेटर बोले भाई, डेटर बोले भाई 70, प्री पेमेंट बोले नहीं है, एडवांसेस बोले नहीं है, कैश एंड बैंक बोले 350, करंट एसेट का टोटल बोले, करंट एसेट का टोटल बोलो 18, जमा करें 5286, शेयर कैपिटल बोले करें जमा 17, फिर 950.25, ये क्या गेम चिंची चला रही है हासिलपुर में। 969.146 पॉइंट नेल, टोटल छोड़ दें, अभी मुझे नहीं ज़रूरत, टाइम नहीं है मेरे पास। 17, शेयर प्रीमियम 70, 969.75, रिवैल्यूएशन सरप्लस 146.25। आगे बोलें, जनरल रिजर्व नहीं है, डब्बे का टोटल करें 2936, लॉन्ग टर्म लोन 1600, डेफर टैक्स पेबल
50, ग्रेजुटी पेबल 23, नॉन करंट लाइबिलिटी का टोटल करें 1673, क्रेडिटर एंड अदर पेबल 544, इंटरेस्ट पेबल 96, करंट टैक्स पेबल जी 37, इस डब्बे का टोटल 677, 1 2 3 5 2, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी हर कामयाबी को अपने अल्लाह के फजल से जोड़िएगा, अपनी हर नाकामी को अपने गुनाहों से जोड़िएगा। अल्लाह मुझे भी नेक बनने की तौफीक दे और इस्तग़फ़ार करने की तौफीक दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।